नमस्कार। तो आज आ गए हैं सिविक्स पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर। तो इस प्रैक्टिस सेट के साथ हम एक नया चैलेंज लेकर आए हैं आपके लिए। चैलेंज क्या है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद एक क्वेश्चन लास्ट में आपको दोगे जो कि क्वेश्चन काफी स्तरीय होगा। तो आपके लिए चैलेंज है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। न केवल आंसर दीजिए, मैं देखना चाह रहा हूं कितना अच्छा आंसर देते हैं। आंसर के साथ आपको क्या व्याख्या भी करना है कि यही आंसर क्यों सही है, यानी आंसर के फेवर में आपको लॉजिक देना है कि आंसर क्यों सही है। तो ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में रहेगा जो आपके लिए चैलेंज रहेगा। हर दिन हम एक चैलेंज लाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में उस चैलेंज का आंसर देंगे। यानी कि आज जो मैं आपको 20-21 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, 22 क्वेश्चन जो सॉल्व कराऊंगा, लास्ट में एक चैलेंज दूंगा जिसका आंसर आप दोगे। फिर अगले वीडियो में जब आएंगे तो पहला ही क्वेश्चन चैलेंज का आंसर देंगे और फिर उसमें भी नेक्स्ट में आपको देंगे इस तरीके से। और उसके बाद रही बात एग्जाम की, तो प्रैक्टिस सेट आप डेली की रही, आपको डेली मिलेगा। हम प्रैक्टिस सेट हमारे यहाँ लगभग हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिंदी का कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे एक के बाद एक। तो जो प्रैक्टिस किए रहेगा आप ये समझ लो एग्जाम चाहे मार्च में हो या अप्रैल में हो। बहुत लोग कह रहे हैं कुंभ के बाद होगा, बहुत लोग कह रहे हैं उसके पहले होगा। तो जैसा आयोग के सदस्य ने कहा था जनवरी में एक कोशिश करेंगे, अगर नहीं हो पाया हम अप्रैल भी मान लेते हैं। तो एक बात जान लो, जिन जिन ने कोशिश की है कंटिन्यू 15 से 20 क्वेश्चन जो लगभग डेली सॉल्व कर रहे हैं, आप सोचो अगर 2 महीने तक उन्होंने कंटिन्यू पेपर सॉल्व किया तो 2 महीने बाद वो करीब 1000 क्वेश्चन के आसपास एडवांस करेंगे। तो जो एग्जाम डेट का इंतजार करेंगे, पेपर आ जाएगा तब मैं करूंगा, तो उनसे वो हमेशा ज्यादा लीड करेंगे जो कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये बात समझ लो, ये एग्जाम बड़ी मुश्किल से सरकारी नौकरी मिल रही है। 2021 में जिनको मिल गई थी आप ही के साथ होंगे, 2-4 नंबर आगे पीछे रहा होगा। आज 3 साल से नौकरी कर रहे हैं और ये एग्जाम मिस हुआ तो 3 साल और जाएगा, 2 साल वैकेंसी आ नहीं रही जल्दी। तो हम जुड़ते हैं, प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ गया है। सवाल नंबर 1। सवाल क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? अब ये सवाल अगर आपका गलत हो रहा है तो समझ लीजिए अपराध है। अपराध इसलिए है कि बिल्कुल ट्रेडिशनल सवाल है, पूछा पूछाया सवाल है, बहुत पूछता है नीति निर्देशक सिद्धांत वाला सवाल। और सवाल नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या पूछा है, किस संविधान से लिया गया, यानी स्रोत पूछ रहा है। ठीक, तो संविधान के स्रोत वाला जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछता है। 7-8 देश जो मेजर हैं जहां से इंडिया ने कुछ ना कुछ लिया है, वो 7-8 चीज आप तैयार कर लोगे, आपका एकदम क्लियर। ये सवाल आपका टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट हर जगह आता है, इसलिए ये सवाल गलत नहीं करना है। सवाल पे आ जाते हैं। नीति निर्देशक तत्व वही है जो संविधान के कहां है, भाग 4 में। भाग 4 में है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, याद रखिए 36 से लेके 51 तक है। ठीक, अब भाग 4 में है नीति निर्देशक सिद्धांत। ये भी पूछता है किस भाग में है, 4 में है। ये भी पूछता है किस आर्टिकल के बीच में है, तो 36 से लेके 51 के बीच में है। और कहां से लिया गया, ऑप्शन है 4, फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड और जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आयरलैंड। ठीक, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। अच्छा, फ्रांस से क्या लिया गया है, याद है आपको फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र। हम संलग्न चीजें भी बताते जाएंगे आपको, दिमाग बिल्कुल बैठा लेना है, गणतंत्र। और आज फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। आपको पता होगा एक बहुत मशहूर, बहुत फेमस नारा था फ्रांसीसी क्रांति का, क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये भी हमने लिया है, बंधुत्व। ठीक है, पूछता है कहां से लिए हैं, तो फ्रांस से हमने लिया है। उसके बाद ऑप्शन देखिए आपका एक कनाडा दिया हुआ है। तो कनाडा में से हमने क्या लिया है? कनाडा से हमने लिया है, क्या लिया है? यूनियन का कॉन्सेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूछता है, यूनियन का कॉन्सेप्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं संघीय व्यवस्था। लेकिन हिंदी में यूनियन और यूनियन का हिंदी जो है संघीय ही होता है। ठीक है,
एक यूनियन होता है, एक फेडरेशन होता है, ये बात जान लीजिएगा। बाद में जब क्लास पढ़ाएंगे डिटेल में बताएंगे यूनियन और फेडरेशन। तो जो फेडरेशन है वो कहाँ है, अमेरिका में है, और जो यूनियन का कॉन्सेप्ट है वो कनाडा में है। हमने कनाडा वाला कॉन्सेप्ट लिया है, अमेरिका वाला नहीं, लेकिन दोनों का ट्रांसलेशन दुर्भाग्य से कहिए क्या होता है, संघ ही होता है, संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, तो इसलिए हिंदी में क्या होगा, हिंदी में वो क्या होगा, हमेशा संघ ही होगा। ठीक, चाहे यूनियन हो चाहे फेडरेशन हो। और जापान से हमने क्या लिया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। जो अगला चैलेंज है आपका इसी से मिलता जुलता आएगा, जो नेक्स्ट पेपर में आने वाला है, हिंट है आपका थोड़ा। चलिए नेक्स्ट सवाल, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है पहला जनता संप्रभु है, दूसरा संसदीय शासन व्यवस्था है, तीसरा राज्यों का संघ है, चौथा वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक, अब देख रहे हैं कई बार जब भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ, या गणतंत्र का अर्थ जब इस तरह के सवाल पूछता है तो देता है, तो उसके आंसर में रहता है कि निश्चित समय के लिए चुना हुआ प्रधान। ठीक है, निश्चित समय के लिए चुना हुआ प्रधान, मतलब जो सर्वोच्च पद पर है, जो सर्वोच्च पद है वो निश्चित समय के लिए चुना जाएगा, चाहे निर्वाचन हो चाहे नियुक्ति हो, कुल मिला के क्या होगा, निश्चित समय होगा उसका, जो सर्वोच्च पद होगा राज्य का। अब इसमें क्या होता है, जो इसका करेक्ट आंसर है पूरा वो होता है कि जो राज्य का सर्वोच्च पद है वंशानुगत शासक का नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि निश्चित समय के लिए चुना हुआ एक प्रधान होगा कोई भी, जैसे भारत में है राष्ट्रपति, तो इसको बोलेंगे आप क्या, गणतंत्र। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कई बार एक बार क्वेश्चन ऐसा आ गया है कि उसमें ऐसे ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज कर गए हैं, ऑप्शन कैसा दिया है, इसी टाइप के दो ऑप्शन, लेकिन दो ऑप्शन जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुआ कि निश्चित समय के लिए चुना हुआ प्रधान और वंशानुगत शासक नहीं है, ये दोनों ऑप्शन थे। तो अगर इस तरीके का मामला आ जाए तो भी आपको क्या चुनना है, ये, क्योंकि जो उसका थियोरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी फिलॉसफी वो क्या है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, सीधी बात समझिए, गणतंत्र में राजा का बेटा राजा नहीं होगा, मतलब वंशानुगत सिस्टम नहीं होगा। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है भारत एक गणतंत्र, इसका मतलब क्या होगा कि वंशानुगत शासक नहीं है। आप देख भी रहे हो भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, लिखा है जो सर्वोच्च पद पर है, अनुच्छेद 54 और 55, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया है, 55 में निर्वाचन की रीति दी है, और 56 में उसकी प्रॉपर पदावधि दी है, कितना 5 साल रहेगा वो। ठीक, तो ये क्या है, ये गणतंत्र की वजह से है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। ये न्याय कारक आ गया है, इसको आप हटा लीजिएगा, ये न्याय शब्द है, केवल है, मिसप्रिंट हो गया है। तो न्याय है, व्यक्ति की गरिमा दिया है, बंधुत्व दिया है, और संघीय। मैंने आपको पीछे प्रस्तावना पढ़ाई है, प्रस्तावना आप जाएंगे प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट वाले में, आपको मिल जाएगा प्रस्तावना कैसे पढ़ें, बहुत अच्छे से प्रस्तावना बताइए, बहुत डिटेल में बढ़िया से अगर आप पढ़ लेंगे प्रस्तावना आपका गलत नहीं होगा, याद भी हो जाएगी आपको। तो न्याय शब्द है प्रस्तावना में, व्यक्ति की गरिमा है, बंधुत्व है, क्या नहीं है, संघीय नहीं है। तो संघीय पीछे आप पढ़ चुके हो, यानी कि यूनियन। नेक्स्ट, भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था। तो ऑप्शन दिया हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर जो बनाया गया पहला राज्य है वो आपका है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये कब बना था, 1953 में। ठीक, और इसी के बाद 1956 में जब बहुत मांग हुई, क्या हुआ, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया, 1956 में इसी राज्य पुनर्गठन आयोग आया। इसी के बाद क्या हुआ, 14 राज्य और बने, मतलब 14 राज्य बने इससे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम से। ठीक, तो पहला सवाल, ये सवाल पूछता है कई बार भाषाई आधार वाला, तो आंसर क्या होगा, आंध्रा। 1953 में बना है, जान लीजिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आने के पहले आंध्रा बन गया था, ये बात जाने रहिएगा, इसलिए ये सवाल पूछता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे संविधान के मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकने की क्षमता प्राप्त है। तो कह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट है, जो मूल अधिकार है, उसको संशोधन करने की क्षमता यानी शक्ति किसके पास है।
पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है संसद, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है राष्ट्रपति, ये भी गलत। चौथा है मंत्रिपरिषद, ये भी गलत। यानी आपका करेक्ट आंसर क्या है? संसद। लेकिन 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 यह है कि मौलिक अधिकार कोई हलवा नहीं है कि जब मर्जी तब उठा के निकाल दिए। यानी कि जैसे आप राज्य कभी भी बना देते हो, कभी भी घटा देते हो, उस सिस्टम से नहीं हट सकता। अगर आपको मौलिक अधिकार में कोई संशोधन करना है तो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन अधिनियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक बात है, करेगा तो संसद ही। नेक्स्ट। अच्छा, आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट भी इस पे डिसीजन देता है। सुप्रीम कोर्ट उसकी वैलिडिटी चेक कर सकता है, वैधता मतलब सही किया कि नहीं किया, बस। सुप्रीम कोर्ट संशोधन नहीं कर सकता। अगला देखिए, अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक बात है। निम्नांकित में से कौन सा कथन उक्त प्रावधान के संदर्भ में सही है? कह रहा है 20 और 21 मूल अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किए जा सकते। इसके बारे में सही कथन आपको चुनना है। पहला है संविधान के प्रारंभ से प्रावधान है। दूसरा है 24वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान अंतः स्थापित किया गया है। तीसरा है 42वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान अंतः स्थापित किया गया। और चौथा है 44वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान अंतः स्थापित किया गया है। ठीक, तो देखो संविधान के पहले से यह प्रारंभ नहीं था। ठीक, इसमें स्टोरी क्या है? जब संविधान के पहले से प्रारंभ नहीं था, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ठीक, 20 में क्या है? अपराध के संबंध में दोष सिद्ध से संरक्षण, और 21 में जो जीवन का अधिकार है। तो जब आपको पता होगा 1975 में भारत में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। ठीक है, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो सारे नेताओं को क्या किया? एक के बाद एक जेल में डालना शुरू किया। जेल में डाले और फिर जाने रहो, पुलिस क्या करती है? पुलिस ने ऐसी सेवा की तो सारे लीडर कहाँ भागे? सुप्रीम कोर्ट। अरे साहब, ये तो मार पिटाई हो रही, सब लोग जेल में डाल दिए हैं, कि ऐसे कैसे हो जाएगा? देश में लोकतंत्र है, देश में मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार 20 और 21 का आधार लेके सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जिस अधिकारों को लेकर आया हो वो भी क्लियर है कि जैसे ही क्या होगा, जैसे ही आपातकाल लगेगा मूल अधिकार क्या होंगे? प्रवर्तन में नहीं रहेंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। कह रहे हैं जिसका आधार लेकर तुम बचना चाह रहे हो वो तो ऑलरेडी सस्पेंड है, मतलब वो तो वैसे ही नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि क्या लगा है? इमरजेंसी। फिर जान ही रहे हैं क्या हुआ होगा। जैसे फिर इंदिरा गांधी की सरकार गई और जो विपक्ष में थे उनकी जैसे ही सरकार आई, 44वां संविधान संशोधन करके उन्होंने कहा पहले बचने का जुगाड़ ढूंढते हैं, पता नहीं फिर कब सरकार पलट जाए। तो उन्होंने क्या कर दिया? चाहे जितनी इमरजेंसी लगा दो, 20 और 21 क्या नहीं हटेगा, मतलब बना रहेगा। ठीक है, अपनी आगे की सिक्योरिटी उन्होंने फिक्स कर ली। तो अगला, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 44वां संविधान संशोधन। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। तो किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? अब आप सोचिए थोड़ा, किसकी हो सकती है? ऑप्शन दिया है राजदूत, ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन दिया है महान्यायवादी, ऑप्शन दिया है उपराष्ट्रपति। किसकी होगी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपको पता होगी, अनुच्छेद 75(1) कौन करता है? जैसे ही आर्टिकल 75 खोलेंगे, 75(1) में सीधा लिखा है क्या? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, बात क्लियर हो गई। एक आर्टिकल और आगे बढ़ जाएंगे तो कौन आ जाएगा? महान्यायवादी साहब आएंगे, अनुच्छेद 76। इसमें भी क्या लिखा है? महान्यायवादी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, दोनों करता है। अब आप जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे, हो सकता है हल्का फुल्का, और राजदूत और उपराष्ट्रपति में होंगे, तो आपको क्लियर बता दूं कि राजदूत की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो बचा कौन? उपराष्ट्रपति। क्यों? आप कहोगे उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है राष्ट्रपति की तरह। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान करता है। ठीक, इसलिए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करेगा। बाकी सारा कथन सही है। नेक्स्ट देखिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं।
तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता से संबंधित सवाल आ चुके हैं पहले। ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति और चौथा ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री। तो अगर आप राज्यसभा के सभापति सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। सही आंसर क्या होगा? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक, तो संसद के दोनों सदनों को जो संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में बुलाया जाता है ये अलग सवाल है, नहीं इसका वाला उसमें मिला दो। तो संयुक्त अधिवेशन होता है अनुच्छेद 108 के अनुसार। ठीक, तो 108 के अनुसार जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? सवाल यह है। तो सवाल का आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष। लेकिन एक बात और याद रखे रहिए, यदि प्रश्नकर्ता ने एक कदम और आगे निकाल दिया, मतलब अगर उसने ये पूछ लिया कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो बहुत संभावना है कि बहुत लोग राज्यसभा के सभापति पर चले जाएंगे, तो फिर गलती कर देंगे आप, वो नहीं करना है। तब कौन होगा? तब लोकसभा का अध्यक्ष नहीं तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। ठीक बात है, याद रखे रहिएगा कि सवाल आगे पीछे एक कदम इधर उधर जाए तो आप भी तैयार रहो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल पूछ रहा है, बुक्स का सवाल है। सावित्री के लेखक कौन है? पुस्तक पूछा है सावित्री और लेखक का नाम पूछा है। ऑप्शन दिया है एम एन रॉय, महात्मा गांधी, अरविंद, आर टैगोर, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात कर रहा है। लेकिन आंसर कौन है? अरविंदो। ठीक है, सावित्री जो बुक है वो किसकी है? अरविंद की। नेक्स्ट सवाल, हीगल के विचार में मस्तिष्क की सर्वाधिक संभावित उपलब्धि जैसा कि सामाजिक जीवन में प्रकट होता है कहां थी? अब देखो सवाल घुमा घुमा के पूछा, इसको सीधा समझना है। क्या कह रहा है? हीगल के विचार में मस्तिष्क की सर्वाधिक संभावित उपलब्धि जैसा कि सामाजिक जीवन में प्रकट होता है कहां थी? हीगल किसका गुरु? हिटलर का। जैसा गुरु चेला। हीगल क्या था? इस बात को लेके बहुत हीगल को ना ईगो रहती थी। सवाल पूछ रहा, पहले हम सवाल को देसी भाषा में समझते हैं। ये केवल इतना पूछ रहा था देसी भाषा में, किस आदमी के पास ज्यादा दिमाग होता है, कहाँ के लोग ज्यादा दिमागदार होते हैं। सीधी सी बात है, अपने कंट्री को लेके हर किसी को, अपनी नस्ल को लेके, किसी को अपने धर्म को लेके बहुत ज्यादा श्रेष्ठता की भावना से ग्रसित होता है। वही काम हीगल का भी था। हीगल क्या था? इस बात में बिल्कुल कंफर्म था, उसको कोई डाउट नहीं था। क्या सर्वाधिक संभावित उपलब्धि कहाँ की थी? कहता था समकालीन प्रशियन राष्ट्र। आप कहोगे ये कौन सा राष्ट्र पैदा हो गया? तो ये वही है, जर्मनी। ठीक है, उस समय में उसका नाम प्रशिया था। तो समकालीन प्रशिया यानी उस समय का जर्मनी। ये कौन कह रहा है? यानी जो सर्वाधिक संभावित उपलब्ध है मस्तिष्क की, वो कहां पर है? जर्मनी में। समकालीन प्रशिया मतलब उस टाइम का प्रशिया जो आज जर्मनी के नाम से जाना जाता है। ये इसका मानना था, हीगल का। ठीक है, खतरनाक लोगों के गुरु भी खतरनाक। हीगल उगल ने बहुत तानाशाह पैदा किया, मतलब उनने नहीं पैदा किया, उनके विचारों से बहुत सारे लोग तानाशाह पैदा हुए, ऐसा माना जाता है। थिंकिंग इतनी इस लेवल की थी, हाई लेवल की। राज्य को इतना महत्व दे दिए कि क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। नाजीवाद, फांसीवाद, सारी विचारधाराएं कहा जाता है कहीं न कहीं हीगल्स के दर्शन से प्रभावित थी। ठीक है, और एक और लोग घोड़ा लेके चले थे दुनिया में फतह करने, कौन? सिकंदर। उनका गुरु कौन? वो भी अपने जमाने का महान गुरु अरस्तु। हमारे में दोनों लोग हैं सिलेबस में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन देखिए, प्लेटो की रिपब्लिक नीतिशास्त्र की पुस्तक है, कथन नंबर 1, ठीक बात है। दूसरी या राजनीति की पुस्तक है, बात ये भी ठीक है। तीसरा पूछ रहा है या नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक, बात ये भी ठीक कह रहा है। चौथा कह रहा है शिक्षा की पुस्तक है। बात सभी सही है, लेकिन कौन सबसे ज्यादा सही, ये सही करना है। तो सही सबसे ज्यादा क्या होगा? नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक है। नहीं तो पहला ही देखा, अच्छा रिपब्लिक नीतिशास्त्र की पुस्तक है, मारो, धड़ाक से मार के भागना नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या है? कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक आपको पता होगा, जर्मन आइडियोलॉजी है, तो बिल्कुल लिख दिए हैं उन्होंने। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम उन्हीं की है। पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स उन्हीं की है। तो साइंस ऑफ लॉजिक उनकी नहीं है। इस तरीके से किताब नंबर 4 मार्क्स की नहीं। अब केवल मार्क्स की किताब नहीं याद करना है, कहानी आगे निकल चुकी है, सब सवाल पूछने वाले एडवांस हो चुके हैं। न केवल आपको बुक मार्क्स की याद करना है, बुक का सीक्वेंस भी याद करना है। ठीक है, क्रम कि किसके बाद कौन, किसके बाद कौन प्रकाशित होकर, प्रकाशित होने का क्रम पूछे तो आप क्रम लगा लो। उसके आगे क्या पूछता है? उसके आगे जो उनकी थ्योरी है
किताब जो उनका जो दर्शन है, दर्शन भी पर्टिकुलर बुक से पूछता है किसमें क्या कहे हैं, ठीक है। जैसे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का वर्णन मार्क्सिक किस पुस्तक में है, समझ रहे हैं, इस तरीके के सवाल पूछने लगा है। तो पर्टिकुलर उनकी कोई थ्योरी पूछेगा और उससे रिलेटेड बुक पूछेगा, ये है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट किताबों की लिस्ट आपके सामने आ गई है। किताब पूछ रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित है, ठीक बात है। पहली बुक दी है माई एक्सपीरियंस, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये ट्रूथ है, ठीक है, ट्रूथ हो गया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, बहुत ही मशहूर किताब है, किसकी है, महात्मा गांधी जी की, ठीक बात है। दूसरी किताब दी है द इंडियन स्ट्रगल, सामने दिए हैं सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। और तीसरी है, ये थोड़ा सा कट गया यहां पर, ये यहां पर विंस फ्रीडम दिया है, ये यहां ले जाइए, इंडिया विंस फ्रीडम है, ठीक, यहां पर ये बुक इंडिया विंस फ्रीडम है, इंडिया विंस फ्रीडम ये बुक है। सामने दिए हैं अबुल कलाम आजाद। और चौथी बुक है आइडिया ऑफ जस्टिस, सामने दिए हैं अमर सेन। पांचवी बुक है रफीक जकारिया, बुक का नाम है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ठीक। अब नीचे दिया ऑप्शन, केवल 1 2 3 सही है, केवल 3 4 सही है, 1 2 3 1 3 5 सही, सभी सुमेलित है। तो भाई साहब इसमें सारा सही है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब ये बुक आपको जरूर याद कर लेनी है, द इंडियन स्ट्रगल, ये बुक एक बार पीसीएस में पूछी थी, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल। और माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ है तो पूछता ही रहता है। और एक किताब ये जो इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, आइडिया ऑफ जस्टिस अमर सेन की। अच्छा देखिए 2 किताब है पीसीएस में, मुझे लग रहा है अगर आप जाएंगे पीसीएस की हिस्ट्री सर्च करेंगे, 2 किताब है जो पूरी पीसीएस की हिस्ट्री में, मतलब जब से मैं जान रहा हूं पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा पूछी गई बुक्स, जो सबसे ज्यादा पूछी गई वो यही 2 बुक है। कौन, एक इंडिया विंस फ्रीडम और एक कौन, रफीक जकारिया वाली द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया और इंडिया विंस फ्रीडम, और एक किताब राजेंद्र प्रसाद जी की है वो भी पूछी जाती। 3 किताबें बहुत ज्यादा पूछी गई हैं, लेकिन रफीक जकारिया वाली मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पूछी गई है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, याद रखना है रफीक जकारिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहला प्रतिपादन किया, ऑप्शन क्या है, बोधा, लॉक, प्लेटो, अरस्तु। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा जीन बोधा, ठीक है। संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया जीन बोधा की बुक थी द 6th बुक कंसर्निंग द रिपब्लिक। द 6th बुक कंसर्निंग द रिपब्लिक में बोधा ने सबसे पहले क्या किया, संप्रभुता सिद्धांत को दिया। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है अंतरराष्ट्रवाद का विरोध किया। थियरी है, दिमाग लगाना है, रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, माइंड यूज करिए। व्यक्तिवाद अंतरराष्ट्रवाद का विरोध करेगा, क्यों करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, ये नहीं करेगा विरोध। उदारवाद करेगा, नहीं। गांधीवाद करेगा, बिल्कुल नहीं। तो अंतरराष्ट्रवाद का विरोध कौन करेगा, फांसीवाद। अंतरराष्ट्रवाद का सपोर्ट करेगा तो फांसीवाद स्थापित कैसे कर पाएगा, डेमोक्रेसी में तो उसको यकीन ही नहीं है। चलिए लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है, ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है लोकतांत्रिक राज्य, दूसरा ऑप्शन है लोकतांत्रिक सरकार, तीसरा ऑप्शन है धर्म प्रधान राज्य, चौथा ऑप्शन है केवल शासन का स्वरूप ही नहीं है अपितु जीवन का माध्यम है। तो देखिए लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ, लोकतांत्रिक राज्य आप मारेंगे, सही तो है लेकिन एकदम सही नहीं है, आपको सबसे सही मारना है लोकतांत्रिक सरकार। अरे लोकतंत्र से लोकतांत्रिक सरकार बनती है लेकिन एकदम सही नहीं है। क्या कह रहा है कि लोकतंत्र, ये देखिए कितना व्यापक दृष्टिकोण है। देखो अगर संक्षेप में और व्यापक दृष्टिकोण दे तो आपको क्या करना है, व्यापक दृष्टिकोण से देखना है चीजों को। डेमोक्रेसी आप जो समझते हो, लोकतंत्र का मतलब क्या, आप जनरली लोग क्या समझते हैं लोकतंत्र का मतलब, जो पढ़े होंगे आप में से, जो पढ़े होंगे आप लोग तो जानते ही होंगे, लोकतंत्र का मतलब बहुत सारे लोग केवल राजनीतिक लोकतंत्र समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र राजनीतिक नहीं होता, लोकतंत्र आर्थिक भी होता है, लोकतंत्र सामाजिक भी होता है, ठीक है। तो लोकतंत्र के बहुत सारे प्रकार हैं, केवल एक नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा आंसर, केवल शासन का स्वरूप नहीं अपितु जीवन का माध्यम है। आप ये जान लीजिए लोकतंत्र को आप ठीक से पढ़े नहीं होंगे, जिस दिन आप डेमोक्रेसी को ठीक से पढ़ लेंगे ना, आपको लगेगा आपने क्या सिद्धांत पढ़ लिया है। मतलब
जब इसको हम खुद पढ़े ठीक से पहली बार, पहले मैं भी ऐसे ही कुछ राजनीतिक समझता था कई सालों पहले, जब उस समय प्रिपरेशन करते थे सिविल सेवा की, तो उसको जब मैंने पढ़ा डेमोक्रेसी को, तो मुझे जब मैंने उसकी थ्योरी को बहुत डीप में पढ़ा, हमको लगा लोकतंत्र इतना बड़ा है, यानी लोकतंत्र के सामाजिक सिद्धांत वगैरह पढ़ लेंगे तो आपको इतना जबरदस्त लगेगी आपको थियरी कि आप शायद डेमोक्रेसी की बुक्स ढूंढ ढूंढ के पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, एक छोटी छोटी बातों को इतने अच्छे से उसने दिया है, जैसे बहुत सारी बातें उसमें कही गई है, जैसे बहुत सारे समाज लोकतांत्रिक नहीं है उसके भी उल्लेख हैं, जैसे आप भारत का परंपरागत समाज है, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे भारत में पुराने समय में, पुराने क्या अभी भी होता है काफी हद तक कई बार परंपरागत परिवारों में, और थोड़े समय पहले तक तो होता ही था, मान लीजिए किसी की शादी तय हो रही है, किसी की भी हो सकती है परिवार में, लड़के की लड़की की, जिसकी शादी तय कर रहे हैं उससे पूछते ही नहीं है, उसको पूछना ही नहीं, सीधे तय कर देना है, चुपचाप करो, बोलो मत, बकवास नहीं चाहिए। ठीक है, अब तुम हमको मत सिखाओ या इस तरीके का लॉजिक। देखिए ये क्या है, ये सामंती कल्चर है, ये लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, सामाजिक लोकतंत्र। अच्छा, लोकतंत्र क्या है कि जिस व्यक्ति के बारे में निर्णय लिया जा रहा है उसे तो पूछा ही नहीं गया, तो जिससे आप जिस व्यक्ति के बारे में निर्णय ले रहे हो उसको निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाइए, उससे पूछा ही नहीं, वो डिसीजन कर लिया उसके बारे में। ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी बहुत व्यापक है, केवल इसको राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में नहीं समझना। अगला चलिए 19 नंबर, निम्न में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है? पूछ रहा है अनुयायी नहीं है, ध्यान से देखना है, नहीं पहला देखे अच्छा अनुयायी है मिल गया मार के चले आए, पूछ रहा अनुयायी नहीं है। तो देखिए 3-4 लोग बहुत फेमस थे, कौन? परेटो, मोस्का, मिचल्स, सी राइट मिल्स, ये सब क्या थे? अभिजनवादी सिद्धांत से जुड़े थे। अब पूछ रहा है कौन जुड़ा नहीं था, कौन अनुयायी नहीं था, इसका करेक्ट आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, अच्छा मॉन्टेस्क्यू क्यों जाना जाता था? मॉन्टेस्क्यू जाना जाता था अपने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की वजह से। याद रखिएगा, मॉन्टेस्क्यू भी पूछता है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत दुनिया में देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत देने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन था? मॉन्टेस्क्यू था, याद रखना। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? द स्पिरिट ऑफ लॉ उसकी बुक थी, उसमें दिया था पूरा अमेरिकी संविधान इस व्यक्ति का ऋणी है। किसका? मॉन्टेस्क्यू का। आज जो कुछ अमेरिका खड़ा है ना, वो इसी व्यक्ति की वजह से, इसी की थियरी पर अमेरिका बना। दुनिया में पहला देश, समझ रहे हैं, जो अध्यक्षीय प्रणाली के आधार पर बना। संसदीय प्रणाली दुनिया में सबसे पहले ब्रिटेन में आई, ब्रिटिश से और देशों ने कॉपी की। ब्रिटेन से डिफरेंट जिस देश ने सिस्टम अपनाया डेमोक्रेसी में, वो यूएसए था। यूएसए ने क्या किया? अध्यक्षीय प्रणाली अपनाई, और वो अध्यक्षीय प्रणाली में किसको कॉपी किया? मॉन्टेस्क्यू की थियोरी को। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 20-18 होगा। संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार है। अब ये भी थियरी का क्वेश्चन है, अगर आपकी थियरी क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हो, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, ठीक है, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, संघात्मक, एकात्मक, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आपने रटा है तो श्योर है आप ये सवाल गलत कर दोगे, आप चाहे सोच के देख लो। सवाल पूछ रहा है संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार है। सोचिए आप इस सवाल को, आप सोचिए क्या सोचना है। पूछ रहा है जो हम संसदात्मक और अध्यात्मक का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक जो हम वर्गीकरण करते हैं किस बेस पर करते हैं, आधार क्या है, किस आधार पर हम इसको कैटेगराइज करते हैं, यही सवाल पूछ रहा है। वर्गीकरण का आधार क्या है भाई? क्या है आधार? क्या केंद्र राज्य संबंध आधार है, या विधायिका कार्यपालिका का संबंध आधार है, या कार्यपालिका न्यायपालिका का संबंध आधार है, या सभी आधार है, उपरोक्त सभी? एकदम सटीक आंसर देना है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं केंद्र राज्य संबंध के आधार पर होता है तो आप सही नहीं सोच रहे हैं, गलत हो जाएगा। क्या सोचना है? विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। अब थोड़ा सा बता देता हूं, ऐसे तो प्रैक्टिस सेट है, बहुत डिटेल में नहीं बता सकते, फिर भी जान लीजिए। जो संसदात्मक शासन होता है ना, वहां पर क्या होता है? संसदात्मक शासन में विधायिका और कार्यपालिका, ठीक है, एक होती है विधायिका और दूसरी होती है कार्यपालिका, ठीक है। और विधायिका और कार्यपालिका में क्या है? लगाव पाया जाता है, मतलब विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद कहां से हैं? बनारस से, मतलब बैठेंगे कहां? संसद में, यानी विधायिका में, हिस्सा हो गए संसद के,
लेकिन वही प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं, एक तरीके से डबल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, करना नहीं मतलब, लेकिन इस व्यवस्था में है वो सिस्टम, जो सांसद है वही प्रधानमंत्री बन रहा है, मंत्री बन रहा है, तो कहां आके बैठ रहे हैं, कार्यपालिका में भी बैठ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, कार्यपालिका और विधायिका अंतर संबंधित है, लगाव है। तो जो इस बेस पर विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर लगाव पाया जाएगा, संसदात्मक व्यवस्था, और अगर अलगाव पाया जाएगा, अध्यक्षात्मक। अगर कार्यपालिका में से विधायिका नहीं बनेगी, वो सिस्टम क्या है, अध्यक्षात्मक। आप कहेंगे अच्छा कोई एग्जाम्पल है, हम बिल्कुल है। अमेरिका में चले जाइए, कोई राष्ट्रपति कभी भी संसद का सदस्य हो नहीं सकता, कोई भी, जो मंत्री है वो कभी सांसद नहीं हो सकता, समझ रहे हैं, सांसद मंत्री नहीं हो सकता, और मंत्री कभी भी सांसद नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। मंत्री और सांसद बिल्कुल अलग अलग है, ये बात समझ लीजिए आप। जो रिप्रेजेंटेटिव है वो और मिनिस्टर, मंत्री होता है, इसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा अध्यक्षात्मक व्यवस्था में, ठीक बात है। इसका संसद से कोई संबंध नहीं है। अगर इसने गलती से भी संसद का व्यक्ति मंत्री में आ गया तो उसका क्या है, पद चला जाए, हो ही नहीं सकता, रूल ही नहीं है। मंत्री सांसद नहीं बन सकता, सांसद मंत्री नहीं। ये वहां पर हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें क्या है, संसद का सदस्य ही मंत्री बन सकता है। अब आप कहोगे अरे वो तो बन जाते हैं, वैसे 6 महीना तक बन पाएंगे ना, फिर आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी, ठीक है, ये बात है। तो ये ही है आधार, क्या है, विधायिका और कार्यपालिका का संबंध आधार है। वहां पर क्या है, अलगाव है भाई, डिफरेंट है सिस्टम, मतलब अध्यक्षात्मक व्यवस्था में। और संसदात्मक में क्या है, उसी में से ही बनते हैं, समझ में आ रहा। चाहे जिसकी सरकार, चाहे जब मनमोहन सिंह जी जब थे, तो मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो आप कहोगे अच्छा वो तो नहीं चुनाव लड़े थे, तो चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन शब्द क्या यूज किया है, वो भी निर्वाचित हुए थे, राज्यसभा से हुए थे, ठीक है। तो संसद का सदस्य होना चाहिए, चाहे राज्यसभा से निर्वाचित हो, चाहे कहां से, लोकसभा से, और वही क्या करेगा, मिनिस्टर बन रहा है। तो ये संसदात्मक व्यवस्था है, लगाव पाया जाएगा दोनों में, उसी में से बनेगा। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, अगला सवाल देखते हैं। अब सूची दी गई है, ये सवाल भी बहुत आते हैं, कूट से आपको क्या करना रहता है, उत्तर को चुनना होता है। पहले दिया है अनुसूची, अब 12 अनुसूची आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एक पूछेगा तो मैं याद करूंगा, ऐसे नहीं, 12 अनुसूची आप याद कर लीजिए, विषय आएगा आप मिला दीजिए, क्योंकि ये बहुत पूछता है सवाल, ये सवाल भी गलत नहीं होना चाहिए। पहला अनुसूची क्या आपको दिया, तीसरा, तो तीसरी अनुसूची में हम पीछे करा भी चुके हैं, क्या पूछता है, तीसरी अनुसूची किस में जाएगी, आपके 4 ऑप्शन दिए, भूमि सुधार, शपथ, प्रतिनिधित्व और जनजाति। तो तीसरी अनुसूची आपकी जाएगी किस पर, शपथ पर, ठीक है। उसके बाद दिया है चतुर्थ, चतुर्थ में क्या आएगा, प्रतिनिधित्व, ठीक है। मतलब अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटें दी हुई हैं कि किस राज्य को कितनी अलॉट होंगी, और शपथ आपको पीछे में पढ़ा चुका हूं, ठीक है, शपथ का विवरण। और दिया है छठी अनुसूची, तो इसमें दिया है जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, जनजातीय क्षेत्र में छठी मिलेगी। अच्छा देखिए, जनजातीय क्षेत्रों से 2 है, एक 5वीं है और एक छठी है, ठीक है, दोनों जनजातीय क्षेत्रों से। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय और असम, जो 4 राज्य हैं उनके लिए सेपरेट व्यवस्था की गई है, किसमें, छठी में, ठीक। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार, ठीक, क्लियर हो गया। तो आपका ये सुमेलन हो गया। अब आ जाते हैं अगले सवाल पर, और ये आज का अंतिम सवाल, इसके बाद आपका सवाल आएगा चैलेंज वाला। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। अब ये प्रावधान लाया गया था तब जब दल बदल बहुत ज्यादा हो रहे थे, किसी को भी लालच दिया रहा था, अरे वो पार्टी छोड़ के हमारे में चले जाओ, मंत्री बना दूंगा, तो जितने आ रहे हैं सबको मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो कहा कि इस तरह तो स्थितियां खराब हो जाएंगी, फिर नियम क्या बना दिया गया कि मैक्सिमम 15%, संसद की कुल सदस्य संख्या का 15%, ठीक है, उससे ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए कहीं सदन की सदस्य संख्या 100 है तो कुल कितने मंत्री बन सकते हैं, 15, इस टाइप से व्यवस्था की गई, ठीक। तो अभी जैसे भारत में सदस्य कितने हैं, 543, 45 नहीं जान लीजिए, पहले थे, आंग्ल भारतीय वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया, अभी सदस्य संख्या 543 है तो उसका 15% होगा। ये प्रावधान आपका आया था जो ऑप्शन है 90, 91, 85, 94, तो ये ऑप्शन इसका सही है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये अधिनियम है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। एक बहुत बारीक बात याद रखना है कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से 15% वाली बात आई थी, ठीक है, 15% वाली बात
91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से आई, लेकिन ये लागू हुआ 2004 में। बहुत छोटी चीज है, जनरली 2003 देता है, लेकिन ध्यान रखना आया 2003 से लेकिन लागू हुआ 4 में, इसलिए ध्यान रखना है इसको कि कदाचित थोड़ा सा चेंज कर देगा, सवाल गलत हो सकता है। अब आपका आ गया है चैलेंज वाला सवाल, ठीक, यही आपका सवाल है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, और अच्छा आंसर ये होगा कि न केवल आप आंसर दीजिए, आप व्याख्या लिखिए इसकी, यानी कि जो आप इसके लॉजिक दे सकते हैं, तर्क। सवाल क्या है देखिए, ये आपके लिए आज का चैलेंज। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन होता है, इसको कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन होता है, ये आपका सवाल है। ऑप्शन सुनिए, पहला दिया है अध्यक्षात्मक, दूसरा दिया है संसदीय, तीसरा है एकात्मक, चौथा है संघीय। 4 ऑप्शन है, मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर देंगे। न केवल आंसर देना है, आंसर तो शायद दे भी देंगे गूगल से ढूंढ के, लेकिन आपको इसको लॉजिक भी देना है कि क्यों यही व्यवस्था होगी, जो भी आप चुनेंगे इसमें से, ठीक। तो मिलते हैं सेशन नंबर 4 में, मतलब अगले प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। ये हो गया आपका आज का सवाल, ये फाइनल, ठीक। नमस्कार।